हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। इस सेशन में हम आपके लिए एक एक्यूट रेमेडी लेके आए हैं। इसका भी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज आपको होम्योपैथी में देखने को मिलेगा। वेरियस टाइप्स के सिम्टम्स में डिजीज में हम इसको प्रीफर करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है ब्रायनिया अल्वा, जिसका कि कॉमन नेम होता है वाइल्ड होप, या इसको व्हाइट ब्राउनी के नाम से जानते हैं, या वाइटिस अल्वा के नाम से जानते हैं। इस ड्रग को डॉक्टर हेनमैन साहब ने प्रूव किए थे इन 1816 में। एंड ये एक एक्यूट और राइट साइडेड रेमेडी होता है मेनली। ऐसा नहीं है कि क्रॉनिक केस के लिए नहीं देते हैं, लेकिन मेनली मेजर ऑफ द केस में इसको एक्यूट केस के लिए ही प्रीफर किया जाता है। इसमें आपको बहुत ही गजब गजब का सिम्टम्स देखने को मिलेगा और बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज्ड सिम्टम्स मिलेगा। जो इसमें पढ़ने वाली पार्ट है वो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इसका। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसमें थोड़ी बहुत माइंड देखने को मिलेगी। फिर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉजेशन, क्योंकि इस मेडिसिन को देने के लिए कॉजेशन बहुत बड़ा इसका फैक्टर होता है। एंड कॉजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो इसका पेन भी होगा और ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तीन पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा कोर पार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके इसका कॉजेशन और ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दो चीज़ें इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने में बहुत हेल्प करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स आप कह सकते हैं, पिक्यूलियर अनकॉमन जिसको आप कहते हो, ऐसा सिम्टम्स कर सकते हैं। देन हेडेक के बाद डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कुछ रिस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, और इसको फीवर में भी हम लोग देखते हैं। एंड फीवर के साथ साथ कुछ फीमेल सिम्टम्स जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस पूरे ड्रग में पढ़ेंगे। तो आइए ड्रग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस मेडिसिन को ऐसे पर्सन में दिया जाता है विच हैविंग द रूमेटिक और गॉटी डायथेसिस। रूमेटिक पेन होने का, एफेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। बिलियस एंड क्लोरेटिक टेम्परामेंट, मतलब जो इसका डिस्चार्ज वगैरह होता है ये आपको बिलियस टाइप का होगा, ग्रीनिश टाइप। फिजिकली पर्सन बहुत ही ज़्यादा लीन थीन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ड्राइड अप, पूरा स्किन रूखा सूखा होगा। हैविंग डार्क हेयर, डार्क कंप्लेक्शन एंड मस्कुलर फाइबर रिजिड होता है मतलब। देन इसमें कुछ माइंड है। माइंड अगर देखें तो ये पेशेंट इरिटेबल होता है, गुस्सा भी करता है, नर्वस भी होता है, और ख़ास करके इस पेशेंट में एक चीज़ जो देखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा मांग है, फीवर के टाइम में डिलीरियम देखने को मिलता है। डिलीरियम में ये हमेशा और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बातें करते रहता है, चाहे वो बिजनेस का लॉस हो या बेनिफिट हो, या हमारा बिजनेस ऐसा है वैसा है, तब बिजनेस के बारे में बात करने से थकता नहीं। ये पिक्यूलियर चीज़ें हैं। देन डिजायर टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड गो होम, इवन द पेशेंट इज एट होम। बंदा पहले से घर पे भी रहता है, लेकिन फिर भी डिलीरियम के टाइम में बात करेगा कि नहीं हमको अब घर जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है, रटते रहेगा। बंदा सोया हुआ है, बेहोश है, लेकिन बक रहा है। ऐसा डिलीरियम इसमें देखने को मिलता है। डिजायर्स द थिंग इमीडिएटली व्हिच कांट बी हैड एंड व्हेन ऑफर्ड देन रिफ्यूजेस। ऐसे चीज़ों को ये मांगता है जो कि चीज़ें तुरंत में नहीं आ सकती है, जो चीज़ें नहीं है अवेलेबल, ऐसे चीज़ों के लिए इसका डिमांड रहता है। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है कि जो चीज़ें ये डिमांड करता है उसको देने के बाद फिर रिफ्यूज भी कर देता है। मतलब अजीब है भाई, चीज़ें मंगाई भी और बाद में उसको हटा भी दिया, रिफ्यूज भी कर दिया, नहीं नहीं लेने, हद है। और चिल्ड्रेन डिसलाइक टू बी कैरीड और टू बी रेस्ड। तो इसका जो बच्चा होता है वो नहीं चाहता है कि कोई इसको गोद में उठाए, ठीक है, वो ऐसे खेल रहा होता, अपने में मगन रहता, वो सही होता है, लेकिन कोई गोद में लेता है तो नहीं चाहता, वो रोना धोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इसका बच्चा। तो ये इसकी कुछ माइंड थी। माइंड के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉजेशन। हमने बताया कि इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करने के लिए इसका कॉजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें दो तरह का कॉजेशन देखने को मिलता है। जो प्रॉब्लम होती है इसके मेनली दो कॉजेशन, एक मेंटल कॉजेशन होता है और एक फिजिकल कॉजेशन होता है।
मेंटल कॉज की अगर हम बात करें तो बैड इफेक्ट ऑफ द एंगर के कारण, गुस्सा कर लिया हो तो उसके कारण इसमें प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है, या चैग्रिन, किसी भी तरह का चीर हो गया हो किसी से, किसी बात से, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन का मतलब है किसी तरह से इंसल्ट हुआ लेकिन हम अपने मन में दबाएं, उसको कह नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को क्लास में इंसल्ट किया, तो अब ये नहीं कर सकता है कि वो टीचर के अगेंस्ट कर सकते हैं, उस इंसल्ट को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं मॉर्टिफिकेशन। एंड वेक्सेशन, किसी भी तरह से किसी चीज़ से तंग आ गया तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका मेंटल कॉजेशन था। मेंटल कॉजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल कॉजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो कंप्लेंट्स होती है आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन द समर, बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन, समर डे है, बाहर बहुत ही तपती धूप है, उसमें हम गए और वहाँ पे हम ठंडा कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, आइसक्रीम खा लिए, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो गए गर्मी के टाइम में तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर द कोल्ड डेज, ठंडा था, ठंडा का मौसम था, अचानक से गर्मी आ गई, मौसम चेंज हुआ, इसके कारण इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम इन द हॉट वेदर, बताए अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बंदा कहीं गया है बाहर, धूप, तपती धूप में परेशान, धूप से एकदम गर्मी से परेशान, मुंह जला जा रहा है, तुरंत ये आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो इससे इसको प्रॉब्लम होगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा अगर ओवर हीटेड हो और उस टाइम पे अगर चिल होना चाहिए किसी भी तरह से, कोल्ड एप्लीकेशन से, ठीक है, ठंडा पानी डाल दिया हो, तो उससे इसमें प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर, कोल्ड विंड, लाइक एजेकोनाइट और हाइपरसेल्फ में भी देखा जाता है, ठंडा हवा का झुकाया, प्रॉब्लम की बेचारी की शुरुआत हो जाती है। व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन बहुत गर्म हो और रात में अचानक से एकदम ठंडा पड़ गया हो, तो बंदे में प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। फ्रॉम द सप्रेस डिस्चार्ज ऑफ मेंसेस और मिल्क, या फिर इरप्शन ऑफ द एक्यूट एक्जेंथाइमा, तो मतलब सप्रेस्ड डिस्चार्जेस से इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ठंडा ले लिया तो भी प्रॉब्लम है, एक लाइन में आप कह सकते हो। कोई अगर बंदा कह रहा है कि सर हमने कल कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, या तपती धूप से हम गर्मी में आए तुरंत ठंडा पानी पी लिया और इससे तभी से मेरा फीवर हो गया हो, हेडेक हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ब्रानिया दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये इसका कॉजेशन होता है। कॉजेशन के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पेन। इसमें पेन डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है, खास करके स्टिचिंग एंड टीयरिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा। और पेन किस किस पार्ट में होता है वो थोड़ा हम लोग ध्यान देखते हैं। पेन इन ब्रेस्ट विथ हैवीनेस एंड टेंडरनेस ड्यूरिंग द मेंसेस, तो फीमेल में हम लोग फीमेल सिम्टम्स में भी ये पढ़ेंगे, तो फीमेल में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसका ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, और उसमें टेंडरनेस देखने को मिलता है, स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलता है। तो पेन इन ब्रेस्ट, वहाँ पे आप ब्रानिया को सोच सकते हो। स्टिकिंग पेन इन द थ्रोट व्हेन द स्वॉलोइंग, तो जब खाना निकल रहा होता है तो उस टाइम इसके थ्रोट में पेन होता है, ये है पेन। देन रियूमेटिक पेन इन द नी ज्वाइंट्स, स्पेशली इन द नी ज्वाइंट, रियूमेटिक पेन और भी ज्वाइंट में हो सकता है बट स्पेशली नी ज्वाइंट के केस में, यहाँ पे आप ब्रानिया को सोच सकते हो। स्टिचिंग पेन इन द ओवरी ड्यूरिंग द मेंसेस, तो मेंसेस के दौरान में ओवरी में भी स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। एंड टीयरिंग टाइप ऑफ पेन इन द लेग विच इज एक्सटेंडिंग टू द थाई, तो नीचे से शुरुआत होती है और थाई तक एक्सटेंड करता है। ऐसे अगर पेन देखने को मिलता है या प्रॉब्लम्स आती है, देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्रानिया। और जो सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं, पिकुलियर चीज़ें हैं, ऑल द पेन्स आर गेटिंग एग्रावेटेड बाय द स्लाइटेस्ट मोशन, तो थोड़ा भी अगर मूवमेंट होता है तो उससे इसका पेन शुरू बढ़ जाता है, वर्स हो जाता है। ऐसे जनरली कोई भी सिम्टम्स हो ब्रानिया का तो वो स्लाइटेस्ट मोशन से एग्रावेट करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट से इसको रिलीफ मिलता है, या लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड या पेनफुल साइड की तरफ अगर सो रहा हो तो उससे इसको रिलीफ मिलता है। आइए, जो सबसे ज़्यादा इसका पिकुलियर है, अनकॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स है जो कि ड्रग प्रिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, वो है ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। बॉडी के पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सेसिव ड्राइनेस होता है, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ का हो, पूरे जीआई ट्रैक्ट का हो,
या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हो, होल बॉडी का म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सेसिव ड्राइनेस देखने को मिलता है, लिप्स, माउथ, टंग, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, जिसके कारण किसका लिप्स और टंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्रेक्ड हो जाता है, पास देखने को मिलता है। इवन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राइनेस होने के कारण कफ ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एक्सपेक्टोरेशन बहुत कम होगा। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होने के कारण यूरिन इसका स्कैंटी हो जाता है, डार्क हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाता है। इवन जब पूरा एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकस मेम्ब्रेन जब ड्राई हो जाता है एक्सेसिव, तो उसके कारण इसमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। तो एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन, जिसके कारण जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, हार्ड, नॉटी, एज इफ बर्न्ड। तो स्टूल ऐसा होता है कि लगता है कि एकदम जला सा निकल रहा है। तो ये होता है इसका एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो पिकुलियर है वो है अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल ड्यू टू द एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द माउथ। क्योंकि माउथ, गला इसका पूरा सूखा जा रहा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका डिजायर होता है, थर्स्ट बहुत ही ज़्यादा होता है कोल्ड वाटर के लिए, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर लेता है, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बट एट लॉन्ग इंटरवल। तो ये बहुत इसका गाइडिंग फीचर है इस रेमेडी के लिए, इस मेडिसिन के लिए। आइए देन इसके बाद इस मेडिसिन को हेडेक में भी दिया जाता है, स्पेशली जब हेडेक होता हो ड्यू टू द ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर, फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन और फ्रॉम द आयरनिंग। इसका जो हेडेक है ये बस्टिंग टाइप का पेन होता है, खास करके फोरहेड वाले पार्ट में। और जब ये आगे की तरफ झुकता है ना ऑन स्टूपिंग, तो ऐसा लगता है कि इसका फोरहेड अब बस्ट कर जाएगा, इसके ब्रेन में जो भी पार्ट है अब वो लगता है कि एकदम बाहर आ जाएगा, तो होल कंटेंट्स विल कम आउट, ऐसा सेंसेशन इसमें देखने को मिलता है। और जो इसका हेडेक होता है वो एग्रेवेट करता है ऑन कफिंग, मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग राइज। मतलब किसी भी तरह का मोशन हो बॉडी पार्ट्स का, कोई भी बॉडी पार्ट्स का इवन स्लाइटेस्ट मोशन हो, तो उससे इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे सो के जगह और आंख खुला तो एक मूवमेंट हुआ, मोशन हुआ, उससे इसका एग्रेवेट होता है। मॉर्निंग के बाद सो के जगह बेड से उठा, प्रॉब्लम की शुरुआत हुई क्योंकि मोशन हो गया। और कफिंग, कफ के दौरान भी बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है, तो किसी भी स्लाइटेस्ट मोशन से, मूवमेंट से इसका सिम्टम्स एग्रेवेट कर जाता है। और जो हेडेक में पिकुलियर चीज़ें हैं वो ये है, ये हेडेक मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली इवनिंग तक बढ़ता ही चला जाता है। तो ये था इसका हेडेक का सिम्टम्स। हेडेक के बाद इस मेडिसिन को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दिया जाता है, खास करके जब डायरिया आफ्टर टेकिंग फूड, कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवर हीटेड। तो कॉजेशन हमने पहले भी बता दिया है, तो वही सारा कॉजेशन इसमें रिपीट होता है हर सिम्टम्स के साथ। बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड कंडीशन था, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, कोल्ड फूड खा लिया, तो उसके कारण इसमें अगर डायरिया हो जाता हो, या फिर किसी भी तरह का साबर फ्रूट, साबर क्राउट्स, जो फ्रूट का पल्प वाला पार्ट होता है वो खा लिया हो, या हॉट वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया, तो इसके कारण अगर डायरिया होता हो तो उस कंडीशन में यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइनिया। और जो इसका डायरिया होता है बिलियस होता है, क्योंकि जो टेम्परामेंट था वो बिलियस टेम्परामेंट था, क्लोरेटिक टेम्परामेंट था, तो ये बिलियस ग्रीन इस टाइप का होता है, येलो इस ग्रीन होगा। एक्रीड होता है एंड विद द सोरनेस ऑफ एनस। डायरिया के टाइम में जो इसका स्टूल होता है वो एकदम डर्टी वाटर की तरह होगा, एंड साथ ही साथ स्टूल में आपको अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी देखने को मिलता है। और जो डायरिया है एग्रेवेट्स इन द मॉर्निंग ऑन मूविंग इवन हैंड और फुट, इवन हाथ पैर भी अगर इधर उधर मूव कर गया तो उससे भी इसका डायरिया एग्रेवेट कर जाता है, मतलब आप कह सकते हो स्लाइटेस्ट मोशन। देन पहले भी बताया कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि जो इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू द एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, एंड इसका कॉन्स्टिपेशन इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम के कारण भी होता है। इतना ज़्यादा रेक्टम इनएक्टिव हो जाता है कि नो इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टूल, स्टूल नीचे पास ही नहीं करता। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन में आप सोच सकते हो ब्राइनिया अल्वा को। कॉन्स्टिपेशन ऑन गोइंग टू सी, कहीं सी साइड वगैरह गया तो वहाँ जाने से चूँकि कोल्ड एयर का एक्सपोजर हुआ होगा, उसके कारण अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्राइनिया। प्लेटिना में भी ये देखा जाता है। और
कॉन्स्टिपेशन के टाइम जो इसका स्टूल का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, हार्ड, डार्क कलर का होगा, नॉटी होता है, एज इफ बर्न्ट, लग रहा है कि एकदम जला हुआ स्टूल आ रहा है। तो ऐसा है इसका जीआई सिम्टम्स। जीआई के बाद जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसका। चूंकि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होता है, जिसके कारण इसका कफ बहुत ही ज़्यादा ड्राई, हार्ड हो जाता है, स्पाज्मोडिक टाइप का कफ होता है विद द गैगिंग एंड वॉमिटिंग, मतलब लग रहा हो कि गला जाम हो गया हो, ऐसा सिचुएशन होता है, एंड वॉमिटिंग के साथ भी कफ देखने को मिलता है। एसोसिएटेड विद द स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट, तो कफ के साथ साथ ना इसके चेस्ट वाले पार्ट में भी स्टिचिंग पेन होता है, लग रहा होता है कि स्टिच कर रहा है, तो ऐसा पेन होता है। तो जब भी अगर पेशेंट कफ करता है तो उस टाइम अपने चेस्ट को होल्ड करके रखता है ताकि मोशन को वो रोक सके, क्योंकि जब कफिंग होगा, कफ करेगा, खांसी करेगा तो मोशन तो होगा, और मोशन होने से उसका सिम्टम्स और एग्रावेट कर जाएगा, पेन और एग्रावेट कर जाएगा। तो पेशेंट होल्ड्स द चेस्ट व्हाइल कफिंग बिकॉज स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेट द पेन एंड कफ विथ हेडेक, कफ के साथ हेडेक भी देखने को मिलता है। एज इफ हेड वुड फ्लाई इनटू द पीसेस, ऐसा लगता है कि उसका अब हेड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। तो अगर कफ के साथ ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द ब्रायनिया। इट इज ऑल्सो गिवन इन द अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया, तो निमोनिया के केस में भी इसे प्रीफर किया जाता है, और निमोनिया में खास करके राइट लंग्स का लोअर लोब अफेक्टेड होता है, और इस निमोनिया के साथ भी आपको स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट देखने को मिलेगा। और जो सबसे पिकुलियर चीज़ें हैं ध्यान देने वाली इसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो ये कि पेशेंट कफिंग के दौरान अपने चेस्ट को होल्ड करके रखेगा, होल्ड करेगा, ठीक है, ये पिकुलियर चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद आते हैं फीमेल सिम्टम्स पे। फीमेल सिम्टम्स भी खास है, इसमें विकेरियस मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान नोज ब्लीडिंग होना या कोई भी अदर पास से ब्लीडिंग होना, तो इसको हम कहते हैं विकेरियस मेंसेस। यहाँ पे विकेरियस मेंसेस में नोज ब्लीड होता है इंस्टेड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। फॉस्फोरस में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। कभी कभी स्पिटिंग ऑफ ब्लड और हिमोप्टाइसिस, जब कभी थूक रही होती है तो उसमें ब्लड आता है, या फिर वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड, ऐसा भी सिम्टम्स कभी कभी देखने को मिलता है फीमेल में ड्यूरिंग द मेंसेस स्पेशली। देन मेंसेस कम्स टू अर्ली एंड टू प्रोफिल, बहुत जल्दी, फास्ट होता है और बहुत ह्यूज अमाउंट में। मेंसेस के दौरान कुछ पिकुलियर चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट सबसे ज़्यादा मोर मार्क्ड है। ब्रेस्ट बिकम्स हैवी, पेनफुल, हॉट, टेंडर विद द स्टोनी हार्डनेस, तो इसका ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाता है, स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आ जाता है और हॉटनेस देखने को मिलता है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम ऐसा सिचुएशन आता है देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्रायनिया। फिर से वही सिचुएशन, कफिंग के दौरान ये अपने ब्रेस्ट को होल्ड करके रखती है, सपोर्ट देती है, क्योंकि जब कफ करेगी तो मूवमेंट होगा और मूवमेंट से फिर उसमें पेन, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली जिसमें मार्क सिम्टम्स है। देन स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंसेस, पहले भी बता चुका हूँ कि मेंसेस के दौरान ओवरी में स्टिचिंग टाइप का पेन होगा, लेग में टियरिंग टाइप का पेन होगा विच इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द थाई। तो ऐसे सारे सिम्टम्स इसके मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान देखने को मिलते हैं। देन यू कैन थिंक ऑफ द ब्रायनिया। अब आइए, इसको फीवर में भी हम बहुत अच्छी रेमेडी मानते हैं, फीवर के लिए भी लगभग सारे टाइप के फीवर में इसको दिया जाता है, इवन टाइफाइड फीवर में भी दिया जाता है। लेकिन खास करके ध्यान रहे कि ये फीवर जितने भी हमने ऊपर कॉजेशन बताएं उन सारे कॉजेशन के कारण अगर फीवर हो तो ज़्यादा सुटेबल रेमेडी है इसके लिए। और फीवर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो ध्यान देने वाली बात है कि ड्यूरिंग द फीवर पेशेंट वांट्स टू कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर बंदे में फीवर है तो आप पेशेंट से पूछिए कि आपको कैसे रिलीफ मिलता है, तो वो कहेगा कि एकदम हम एब्सोल्यूट रेस्ट चाहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं, ठीक है, इवन अपना हाथ भी मूव नहीं करना चाहता है, बोलना नहीं चाहता, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं चाहता है, एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट से उसको रिलीफ मिलता है। तो पेशेंट को पूछिए कि आपको फीवर के टाइम में चलने से रिलीफ मिलता है या सोने से रिलीफ मिलता है, तो अगर ये कहता है कि नहीं सोने से रिलीफ मिलता है, एकदम बिल्कुल हम रेस्ट जब हो जाता है टोटली, तो हम उससे अगर रिलीफ हमें मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द डेफिनेटली ब्रायनिया, ठीक है। तो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए एंड पेशेंट डिलीरियस होता है फीवर के टाइम में, कॉन्स्टेंटली वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है,
ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया है। और बेड से वो बाहर जाना चाहता है, अपने घर के कहता है कि हम घर जाएंगे, तो ऐसा डिलीरियम अगर देखने को मिलता है फीवर के साथ में, देन यू कैन गिव द ब्रानिया। एंड इसके भी साथ साथ जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्कॉमिटेंट्स कह सकते हो आप, एसोसिएटेड विद द ड्राइनेस ऑफ द माउथ, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा मुंह गला सूखा जाएगा, तो डेफिनेटली आप ब्रानिया दो आँख बंद करके। इतना काफ़ी होता है इसके लिए 2 पार्ट पूछ लेने के लिए कि प्यास लगती है तो हाँ लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आपको रिलीफ कैसे मिलता है, रेस्ट से मिलता है कि आप चलना चाहते हैं तो नहीं रेस्ट से मिलता है, तो आप ब्रानिया दो, ठीक है। तो ये 2-3 सिम्टम्स ना काफ़ी होते हैं ब्रानिया को प्रेस्क्राइब करने के। देन कुछ इंपॉर्टेंट अदर भी सिम्टम्स हैं जो कि एलन में है, जैसे कि पेशेंट कैन नॉट सिट अप फ्रॉम द नोजिया एंड फेंटनेस, तो नोजिया के कारण या फेंटनेस किसी तरह वीकनेस आ गई तो उस कंडीशन में ये बंदा उठ नहीं पाता। प्रेशर एयर फ्रॉम स्टोन एट द पिट ऑफ स्टमक विच इज रिलीव्ड बाय इरिटेशन, सॉरी इरेक्टेशन। तो क्या होता है कि इसके पिट ऑफ स्टमक बीच में एकदम स्टोन प्रेशर जैसा लगता है कि एक स्टोन से प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसा इसको फील होता है, इसके स्टमक में सेंसेशन होता है, और जो कि इरेक्टेशन होने के बाद इसको इस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसा सिम्टम्स ब्रानिया में देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड द लेग, तो लेफ्ट हाथ और इसका जो लेग है वो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे मोशन करते रहेगा। एंड वही चीज़ें जो कि बार बार हम बताएं, एग्रेवेशन फ्रॉम द एनी मोशन, कोई भी बॉडी पार्ट का मोशन हो, स्लाइटेस्ट मोशन हो, वहाँ से इसके सिम्टम्स में एग्रेवेशन आएगा। एंड रिलीफ फ्रॉम द एब्सोल्यूट रेस्ट, आइदर मेंटल और फिजिकल, तो मेंटली और फिजिकली किसी भी तरह का इसमें, मतलब दोनों तरह से इसमें आप कह सकते हो कि रेस्ट चाहिए, एब्सोल्यूट रेस्ट, किसी भी तरह का ना मेंटली वर्क कर रहा हो ना फिजिकली वर्क कर रहा हो, अगर इससे रिलीफ मिलता है देन आप ब्रानिया को सोच सकते हैं। ये था ब्रानिया का सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रानिया, क्योंकि मैक्सिमम एक्यूट केस में हम ब्रानिया प्रीफर करते हैं, खास करके जब आपका इसका पोजीशन हो देखने को मिलता है इसके फीवर हेडेक में, तब आप जरूर ब्रानिया को सोचें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा आपको पेशेंट मिलेगा जो कि इसके कारण परेशान होता है, इसमें फीवर आ गया हो, हेडेक आ गया हो, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक्यूट रेमेडी होती है। फिर से आप एलन की नोट खोलिए और उसको अच्छे से पढ़िए, एंड देन फिर जो हमने बताया उसको आप एक बार माइंड में बनाने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख सकते हो, ताकि सिम्टम्स आपके माइंड में अरेंज रहेगा उस हिसाब से, तो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगा, मेमोराइज करने में। चलिए, तो इस ड्रग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर नए ड्रग में। थैंक यू।